A very good morning to all of you. Welcome back in your SS class. Students, हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया है, जिसकी हम 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. वेल स्टूडेंट, बेसिकली हम इस वीडियो में कौन कौन से कंटेंट डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी अलायंस. इन सब्सिडरी अलायंस क्या होती है, उसकी क्या फीचर्स होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और जो सेकंड टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर. इसका मतलब होता है एंग्लो इट मीन्स इंग्लिश, इट मीन्स ब्रिटिशर्स, मैसूर इट मीन्स जो द मैसूर रीजन्स जहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली थे वो, उन दोनों के बीच के युद्ध. तो बेसिकली इस वीडियो में हम केवल ये 2 टॉपिक कवर करके चलेंगे और इन दोनों टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे. स्टूडेंट्स, सब्सिडी अलायंस को देखते हैं. तो स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर की बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था. इंडिया के मैक्सिमम एरिया पे उसने अधिकार कर लिया था. अब उसने किया कैसे था, उसके अंदर मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई थी कि इसने डायरेक्टली कभी भी फाइट नहीं की थी. मीन्स बड़े रेयर चांस थे कि उसने डायरेक्टली फाइट के माध्यम से या वॉर के माध्यम से अब आप कह सकते हो अपने एक्सपेंशन किया, बल्कि उसने डिफरेंट पॉलिसी के माध्यम से ज्यादा एक्सपेंशन किया था. तो उनमें से ही एक पॉलिसी है आपकी सब्सिडरी अलायंस, वो चीज. तो नॉर्मली अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो दिस पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्जली, जिसे हम रिचर्ड वेल्जली कहते हैं. हमारे इंडिया के अंदर रिचर्ड वेल्जली या हम इसे लॉर्ड वेल्जली भी कह सकते हैं, इसके द्वारा इंडिया के अंदर सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी थी वो चलाई गई थी. According to this policy, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया का वो एरिया या वो प्लेस या आप कह सकते हो वो राज्य है जो कि कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में जुड़ जाता है, तो वो इंडियन रूलर किसी भी तरीके से अपने पास इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते. मीन्स इस पॉलिसी के आधार पे उनके पास कोई भी अपनी आर्मी नहीं होगी. तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वुड दे फाइट इन द बैटल. अगर उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा तो वो अपने आप को कैसे बचाएंगे. इस पॉलिसी के अनुसार क्या था, इस पॉलिसी के अनुसार अगर कोई भी इंडियन रूलर सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनता है तो उसके राज्य में कोई भी उसकी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होगी. अगर उस सिचुएशन में कोई दूसरा राज्य उसके ऊपर या दूसरा राज्य उसके ऊपर अटैक कर लेता है तो हाउ वुड दे फाइट विद दैट पर्सन. वो उस राज्य के साथ कैसे लड़ेंगे. तो देखते हैं वो इसके अकॉर्डिंग कैसे लड़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फोर्स. मीन्स इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या अगर कोई भी राजा उनके ऊपर अटैक करता है तो कंपनी की आर्मी क्या करेगी, उसे बचाएगी. मीन्स यहाँ पर क्या होगा, उसकी आर्मी की जगह कंपनी की आर्मी काम करेगी. तो एक अच्छा आइडिया हुआ. बट स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. ऐसे अब वो इंडिपेंडेंट आर्मी अपने पास नहीं रखते थे, उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी की आर्मी की आवश्यकता थी. और कंपनी इसके बदले में क्या करती थी, रेंट लिया करती थी, सब्सिडी रिवेन्यू लिया करती थी. मीन्स रूलर हैड टू जस्ट पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज. इन सब्सिडरी जो आर्मी थी ना उसके लिए उसे पे करना पड़ता था. और जो रूलर ऐसा नहीं कर पाता देन अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वाज टेकन एज ए पेनल्टी. मीन्स ऐसा इंडियन रूलर जो कि अपनी इस पेमेंट में फेल हो जाता तो उसे क्या करना पड़ता, उसके एक छोटे से हिस्से को या उसके राज्य के एक हिस्से को एज ए जुर्माने के रूप में, एज ए पेनल्टी के रूप में कब्जा कर लिया जाता था. तो इस तरीके से ये एक तरीके से उनके लिए एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी. एग्जाम्पल देख सकते हैं. एंड नवाब अवध, उसको क्या करना पड़ा, 50% अपने टेरिटरी 1801 के अंदर कंपनी को देनी पड़ी. रीजन क्या था, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया. और इसी तरीके से हैदराबाद जो था उसको भी ऐसा करना पड़ा, वो भी सेम इसी स्टेज पर पहुंच गया. तो इस अलायंस के माध्यम से आप कह सकते हो कि ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, मैक्सिमम एरियाज को अपने अंडर कर लिया विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी डायरेक्ट वॉर. बिना किसी युद्ध के, बिना किसी फोर्स के उन्होंने क्या किया, इंडिया के इस आप कह सकते हो इस अलायंस के माध्यम से इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पर अधिकार कर लिया. तो एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी जो कि रिचर्ड वेल्जली के द्वारा चलाई गई थी. आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि नेम द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया. तो दैट इज रिचर्ड वेल्जली या आप कह सकते हो लॉर्ड वेल्जली. ठीक है. और जो अवध था या हैदराबाद था वो इसी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या आप कह सकते हो ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिलाए थे. तो आई होप ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो चुका होगा.
सो बेसिकली स्टूडेंट हम सब्सिडी अलायंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने राज्य को इंडिया में इंक्रीज किया, अपना एक्सपेंशन किया। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं वो मिलिट्री के माध्यम से या मिलिट्री अटैक के माध्यम से भी अपना आप कह सकते हो राज्य का एक्सपेंशन करते थे। So sometimes they use direct military attacks to protect its political and economical interest. तो let's see the example कि वो किस प्रकार से करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम अपने इंडिया का एक साउथर्न स्टेट मैसूर है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में मैसूर है कहाँ पर। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट इज अ मैसूर। ये आपका मैसूर रहा है। उस तरीके से यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान इनका राज्य था और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनके बीच में फोर जो मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर जो होते हैं इन दोनों के बीच में होते हैं, जहां पर लास्ट में टीपू सुल्तान हारते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो मेन पर्पज था जहां पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ वो था आपका मालाबार कोस्ट, जो कि इंडिया के अंदर यहाँ पर लोकेट है। तो इस तरीके से ये मालाबार कोस्ट जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसी चीज को हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार की ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि किस प्रकार से साउथर्न पार्ट जो हमारा इंडिया का है वहां पर टीपू सुल्तान या मैसूर राज्य था। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के फादर थे, उनका अधिकार था मैसूर के ऊपर। देन उनके बाद जो टीपू सुल्तान थे वो वहां के राजा बने 1782 से लेकर 1799 तक। अब स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मैसूर और आप कह सकते हो कंपनी जो थी या ब्रिटिश एम्पायर जो था या ब्रिटिशर्स जो थे उनके साथ युद्ध होता है। अगर मैं मैसूर की बात करता हूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ साउथर्न कोस्टल एरिया। तो जो वहां का मालाबार कोस्ट था, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स जो वेस्टर्न घाट था आपका, मीन्स साउथर्न एरिया में जो वेस्टर्न घाट था, तो उसका जो साउथर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट का साउथर्न पार्ट, उसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। और ये मालाबार कोस्ट जो था उसके ऊपर जो ट्रेड किया जाता था वो अंडर मैसूर चलता था, मीन्स मैसूर का उसके ऊपर कंट्रोल था। और कंपनी को यहाँ से पेपर और कार्डेमोम जो था वो परचेज करना पड़ता था एज ए ट्रेड के रूप में। ये उसके लिए उनको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। बट 1785 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने क्या किया, सैंडलवुड, पेपर और कार्डामोम का जो ट्रेड था कंपनी के द्वारा वो बंद कर दिया गया। इवन अपनी जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी ये बोल दिया गया कि आप जो कंपनी है उसके साथ किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग जो ट्रेड है वो नहीं करोगे। इस प्रकार की जो घोषणा थी वो टीपू सुल्तान ने कर दी। अब उसका रीजन क्या था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसका कोई तो रीजन होगा ना। तो उसका रीजन था बिकॉज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर क्लोज विद फ्रेंच। अब स्टूडेंट इससे पहले आपको मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई तो उसको विभिन्न प्रकार की अदर यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी मिली लाइक फ्रेंच, जिसके अंदर उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुए थे। तो यही कारण था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो फ्रेंच के ज्यादा क्लोज थे। तो इसी वजह से वो ब्रिटिश पीपल से हेट किया करते थे या नफरत किया करते थे। तो यही कारण था कि जो टीपू सुल्तान था उसने क्या किया, उसने ये ट्रेडिंग जो पार्ट था वो बंद कर दिया था। सो इसी की वजह से ये सब हुआ था। नाउ जो कन्फ्लिक्ट था, अब हैदर अली या कह सकते हैं मैसूर और कंपनी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था अब वो क्रिएट होने लगा। मीन्स अब कन्फ्लिक्ट जो था वो बढ़ने लगा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। जब टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अपने एरिया के ट्रेडिंग जो पार्ट था वो खत्म कर दिया कि कंपनी वहां से ट्रेड नहीं कर सकती और लोकल मर्चेंट किसी भी प्रकार से कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, मैसूर और कंपनी के बीच में युद्ध की स्थिति क्रिएट हो गई। सो वेल स्टूडेंट्स, मैसूर और कंपनी के बीच में इस तरीके से कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड होते हैं। देन कंपनी सा हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज ए एम्बिशियस एंड एरोगेंट एंड डेंजरस पर्सन फॉर देम। मीन्स कंपनी को लगने लगा कि जो ये मैसूर के राजा हैं, मीन्स हैदर अली और टीपू सुल्तान, दे आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, तो इस तरीके से वो उनके लिए खतरा है। सो दे शुड बी कंट्रोल देम एंड आफ्टर देन क्रश देम। मीन्स उनका मानना था कि सबसे पहले उनके ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है। सेकेंड थिंग, उसके बाद उनको इलेमिनेट करना ही इंपॉर्टेंट है अगर उनको अपने राज्य को सुरक्षित इंडिया में रखना है। तो इस तरीके की धारणा जो थी वो ब्रिटिश कंपनी के दिल में आ चुकी थी। Now there were 4 wars, those were fought
विद मैसूर विद ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर 4 युद्ध होते हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप कह सकते हैं मैसूर के होते हैं। फर्स्ट वन इज इन 1767 टू 1769 एंड दिस इज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जहाँ पर कंपनी डिफीट होती है। देन कंपनी किसी न किसी तरीके से बड़ी चालाकी के माध्यम से एक ट्रीटी साइन करती है और जिसके माध्यम से वो बच जाती है। Now there would be second war again, that is in 1780 and 1784, that is called Second Anglo-War Mysore War, and in this war company again defeated, and it is also again signed a treaty and move away from there. But in the third battle, you can say the third Anglo-Mysore War that was conducted या held in 1790 and 1792, उस वक्त जो थर्ड एंग्लो-मैसूर युद्ध होता है तो वहाँ पर वो युद्ध, उस युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान आ जाता है और यहाँ पर कंपनी क्या करती है, एक बड़ी चालाकी के माध्यम से टीपू सुल्तान को हराती है। तो इसके लिए क्या करती है, इन 1792 द कंपनी अटैक बाय अ कंबाइंड फोर्स। अब ये कंबाइंड फोर्स किस किस की थी, मराठाओं, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड कंपनी, इन तीनों की आर्मी क्या करती है, टीपू सुल्तान के साथ लड़ती है एंड टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन दिस वॉर। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है। आफ्टर द वॉर देयर इज अ हार्श ट्रीटी विद टीपू सुल्तान, जहां पर उसको कुछ पेमेंट पे करनी होती है, मीन्स उसको कुछ पे करना पड़ता है अमाउंट, बट ही वाज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, सो हिज टू सन वाज टेकन एज ए होस्टेज। उनको एज ए होस्टेज के रूप में लेकर जो ब्रिटिश कंपनी है वो चली जाती है। तो आपकी बुक के अंदर इसकी एक पिक्चर भी डिनोट की गई है, शो की गई है। द फोर्थ वॉर, दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1799 के अंदर होता है, एंड दिस बैटल इज नोन एज अ बैटल ऑफ श्रीरंगापत्तनम। जो श्रीरंगापत्तनम है, इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैसूर, तो श्रीरंगापट्टनम के नाम से जानी जाती है ये बैटल। ये फोर्थ एंग्लो वॉर होता है जो कि टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच में होता है, और कंपनी जो टीपू सुल्तान है वो अपनी कैपिटल सिटी की रक्षा करते करते मारा जाता है। अल्टीमेटली कंपनी जो है वो इस बैटल में जीत जाती है। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि इन चारों युद्ध के बाद होता क्या है। इसके बाद इस तरीके से ये 4 युद्ध हो चुके हैं, जिस युद्ध के अंदर मैसूर को किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हरा दिया। नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर इट। अब इसके बाद होता क्या है उसको देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट इवेंट्स आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम। Student, we have discussed that Tipu Sultan died defending his capital city on 4th May 1799. मीन्स टीपू सुल्तान जो थे उनकी मृत्यु 4 मई 1799 को होती है, जब वो श्रीरंगापत्तनम या मीन्स फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के अंदर अपनी कैपिटल सिटी को बचाने के लिए लड़ते हैं और उसके अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। Now Mysore was placed under the former ruling dynasty of Wodeyars. It means, इसका मतलब है कि हैदर अली से पहले जो मैसूर था इट वॉज अंडर द वोडियार डायनेस्टी, वोडियार डायनेस्टी के अंडर था। तो इस तरीके से जब मैसूर को जीत लिया गया, या आप कह सकते हो टीपू सुल्तान को हरा दिया गया, तो उसकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पार्ट तो मराठाओं को दे दिया गया, कुछ पार्ट जो था हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया, और बाकी बचा जो पार्ट था वो वोडियार को दे दिया गया। और आफ्टर देन सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज ऑन द स्टेट, वोडियार के साथ सब्सिडरी अलायंस कर ली गई। तो इस तरीके से मैसूर के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट मैनर से अधिकार हो गया था। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टीपू सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी है। ये एक टॉय है, मीन्स इस टॉय, यहाँ पर एक टॉय लॉयन है और एक आप कह सकते हो सोल्जर है, जो डिनोट करता है कि मैसूर का जो राजा टीपू सुल्तान है वो किस प्रकार से ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा करता जा रहा था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपने साथ इंग्लैंड भी लेके गई, आज भी वहाँ के म्यूजियम में देखने को मिलता है। पर ये किस प्रकार से शो कर रहा है कि मैसूर, अगर मैं मैसूर की बात करता हूँ तो वहाँ पर टाइगर्स, वहाँ के जो जंगल हैं वहाँ पर टाइगर काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो ये डिनोट करता है, अगर मैं बात करता हूँ, ये टाइगर डिनोट करता है कि हाउ अ टाइगर किल्ड, इट मीन्स टाइगर मीन्स टीपू सुल्तान किल्ड एन यूरोपियन पर्सन, किस प्रकार से वो एक यूरोपियन सोल्जर को मार रहा था अपने युद्ध के दौरान में, वो इस चीज को डिनोट करता है। नाउ स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू वन अनदर फैक्ट अबाउट टीपू सुल्तान। अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करता हूं तो टीपू सुल्तान के पास साइंटिफिक टेम्पर था। मीन सबसे पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो उन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और आज भी नासा के अंदर टीपू सुल्तान की फोटोग्राफ है। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान जो है वो एक साइंटिफिक टेम्पर वाले इंसान थे। Now student, in the next video we will discuss about the story of Maratha Empire.
हम मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में युद्ध होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। So students, I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.